आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में हम हमेशा आपको अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्रोतों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। आज भी हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्रोत बायोगैस यानी गोबर गैस को लेकर। इसके साथ ही हम बात करेंगे सोलर लालटेन को लेकर, वो लालटेन जो हमें ले जाती है अंधेरे से उजाले की तरफ। और इस पर बातचीत करने के लिए आज दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ GR सिंह हैं, सीनियर डायरेक्टर स्पेशल एरिया प्रोग्राम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ अनिल कुमार जी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी। बहुत स्वागत है आपका भी खास कार्यक्रम में। दर्शकों, हमारे दोनों खास मेहमानों से हम बात करेंगे और बहुत सारी जानकारियां हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक छोटी सी फिल्म। सामान्य तौर पर प्राप्त विद्युत ऊर्जा की भारी खपत ने जहां झिलमिलाती रोशनी को धुंधलाया, तो वहीं औद्योगिकरण और प्रगति के पहिए की रफ्तार में भी अड़चनें पैदा की हैं। यही नहीं, शहर में अत्याधुनिक उपकरणों ने सजी धजी रसोई की कार्य प्रणाली थामी है, तो गांव की रसोई को विकास की राह पकड़ने से भी रोका है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 1 करोड़ 20 लाख परिवारों के पास इतने पशु हैं कि इनके गोबर से इतनी गैस प्राप्त की जा सकती है कि 7 करोड़ लोगों के लिए ईंधन पूरा हो सके। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 1953 में एक ऐसी बायोगैस इकाई का विकास किया गया जो आज भी देश विदेश में लोकप्रिय है। ग्राम लक्ष्मी नामक ये इकाई एक व्यावहारिक नमूना है जो बनाने में तो सरल है ही, साथ ही इसका चलाना भी आसान है। इस दिशा में विभाग द्वारा वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय स्तर की योजना का सूत्रपात हुआ। इसने राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना को जहां स्वच्छ और प्रदूषण रहित ऊर्जा प्रदान की, तो वहीं रासायनिक उर्वरकों से मुक्ति दिलाती जैविक खाद भी सौंपी। रोचक मुद्दा यह है कि बायोगैस संयंत्र केवल गोबर के सही उपयोग की ही बात नहीं करते, बल्कि शहरों के कचरे का निपटान भी बायोगैस उत्पादन की देन है। इस तरह से बायोगैस शहर और गांव दोनों की उपयोगिता का सबब बनी है। अक्षय ऊर्जा का ही एक दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है सूरज, और सौर ऊर्जा पर आधारित कितने ही उपकरण आज जीवन की राह को रोशनी दे रहे हैं। सोलर लालटेन यानी सौर लालटेन इनमें से एक सहज और प्रभावी उपयोग का उपकरण है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि सौर उपकरणों के प्रारंभिक विकास के साथ ही सोलर लालटेन विकसित हो चली है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन में अन्य उपकरणों के साथ सोलर लालटेन को वरीयता दी गई। इसके तहत वर्ष 2022 तक 20 गीगावाट सोलर पावर उत्पन्न करने का बीड़ा उठाया गया है। प्रारंभ में सोलर लालटेन सामान्य सोलर बैटरी से चालित लालटेन थी जो शहर और गांव में देर तक अंधेरा मिटाने में सक्षम थी। इसे बेहद हल्के प्लास्टिक द्वारा तैयार किया जाता था। रंग बिरंगी प्लास्टिक से निर्मित इस उपकरण से छलकता प्रकाश भी एक पारदर्शी प्लास्टिक से आता था। सोलर लालटेन का सबसे उल्लेखनीय गुण यह है कि ये पर्यावरण हितैषी है। इनके निरंतर जलने से भी पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। यही नहीं, इसकी ओर कीट पतंगे भी आकर्षित नहीं होते, जिससे इसके प्रयोग करने वालों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आज बायोगैस और सोलर लालटेन की उपयोगिता सुधर कर सामने आई है। दोनों ही अपनी लोकप्रियता बढ़ा रही हैं और जन जन तक पहुंचकर ऊर्जा मांग की पूर्ति कर रही हैं, वो भी ऐसी जो निरंतर रहेगी। ये स्टोरी आपने देखी, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। सिंह साहब, पहला सवाल आपसे, देश में बायोगैस की उपयोगिता किस हद तक स्थापित हो चुकी है? बायोगैस जो है एक ऐसा संयंत्र है जो कि हमारे ग्रामीण परिवेश के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। बायोगैस वैसे तो
70 के दशक में शुरू हो गया था हिंदुस्तान में, और चाइना में उससे पहले शुरू हुआ था। आज हम नंबर 2 पे हैं, चाइना अभी भी नंबर 1 पर है। और हमारे देश में अब तक जो बायोगैस संयंत्र हैं जो परिवारों के लिए कुकिंग का, उनके रसोई में कुकिंग खाना बनाने का कार्य करते हैं, वो करीब 4.8 मिलियन अब तक लग चुके हैं। अगर कहें 48 लाख बायोगैस संयंत्र अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं, और अभी इस साल भी 1,10,000 का टारगेट हम रखने जा रहे हैं। और इन बायोगैस संयंत्रों की जो हमने एक श्रेणी रखी है, कैटेगरी 1 में हम 1 क्यूबिक मीटर का 1 घन मीटर का बायोगैस प्लांट देते हैं, जिसमें जो 3 सदस्यों का परिवार में खाना बना सकता है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गोबर की भी आवश्यकता नहीं होती, 20 किलो गोबर हमें उसके लिए चाहिए होता है। और एक अगर पशु किसी के पास है, दूध देने वाला गाय या भैंस, तो उससे वो 20 किलो गोबर हमें मिल जाता है। और 3 व्यक्तियों का खाना करीब 450 ग्राम गैस प्रतिदिन उससे बनती है, जिससे 3 लोगों का 2 टाइम का खाना बन जाता है। दूसरा जो संयंत्र है वो 2 क्यूबिक मीटर का होता है, 2 घन मीटर। 2 घन मीटर का जो संयंत्र है उससे करीब 6 लोगों का खाना बनता है, और उससे हमें करीब 900 ग्राम गैस प्रतिदिन मिलती है। और अगर हम कहें कि उससे खाद भी हमें करीब साल में 5 टन हम 1 घन मीटर से मिलती है, और करीब 10 टन हमें 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र से मिलती है, जो कि खेतों के लिए, फसल के लिए बहुत उपजाऊ होती है। अनिल जी, सोलर लालटेन के बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक हमारे जानते हैं, लेकिन आप ये बताएं, क्योंकि सोलर लालटेन जो है वो अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाता है। बिल्कुल। जब बारिश होती है उस वक्त भी ये काम आता है? बारिश के वक्त इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे अब एलईडी लालटेन आ चुकी है मार्केट में, जिसकी क्षमता कंपैरेटिवली CFL से ज़्यादा है जी। तो पहले जो लालटेन थी 4 से 5 घंटे चलती थी, लेकिन अब ये नई लालटेन जो है 10 घंटे या 12 घंटे तक चल सकती है। तो बारिश के लंबे दिनों तक तो ये नहीं चल सकती, 1 या 2 दिन सन रेस तो इनको चाहिए ही जी। तो 10 घंटे या 12 घंटे का इसका बैकअप रहता है। सोलर लालटेन के बारे में आपसे ये जानना चाहेंगे, कितनी देर इसको चार्ज करना पड़ता है, ये भी बताएं। इसको सोलर पैनल से आप धूप में लगभग आधे दिन के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है, क्योंकि इस्तेमाल तो रात में ही होता है जी। तो लगभग पूरे दिन भर ही पैनल जो होता है 7 या 4 से लेकर 10 वाट के बीच के पैनल होते हैं जो कि इसको चार्ज करते हैं। और 4.5 AH की बैटरी आजकल LED में आ रही है, और 7 AH की बैटरी, 7.2 AH की बैटरी जो थे CFL में आती थी। तो ये दोनों बैटरियां इस्तेमाल हो रही हैं। हम बायोगैस को लेकर भी बात कर रहे हैं। सिंह साहब, एक समय था जब ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो बहुत तेज़ी से जो बायोगैस संयंत्र थे वो स्थापित किए गए, लेकिन अगर हम अब देखें तो उनमें कहीं ना कहीं कमी एक दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पर कि थोड़ा सा प्रचार और प्रसार की कमी है। जी। मंत्रालय के द्वारा जो भी हम प्रचार प्रसार के कार्यक्रम चला रहे हैं, गांव के स्तर तक हम उतना उसको वो नहीं कर पा रहे हैं। अब जरूरत है, आवश्यकता है हमें गांव वालों को ये बतलाने की कि गोबर गैस प्लांट से सिर्फ गैस ही हम कुकिंग के लिए प्राप्त नहीं कर सकते, हम उससे बिजली भी बना सकते हैं। अगर उनको ये बात हम समझाएं तो वो बहुत तेजी से आगे आएंगे। जहां तक पशुधन का सवाल है, पशुधन कम नहीं हुआ है, पशुधन अभी भी है। अगर मान लीजिएगा किसी के पास 5 पशु है तो उससे हम बायोगैस प्लांट चला सकते हैं, और उससे हम करीब जो है 1 HP का एक मोटर भी चला सकते हैं, जिससे हम बिजली बना सकते हैं। कम से कम 2 घंटे वो बिजली भी उनको दे सकता है। अगर हम गांव वालों को ये बात समझाएं कि भाई गैस के अतिरिक्त इससे आप बिजली भी बना सकते हैं, जो बायोगैस जनसेट है उसको लगा के, तो शायद वो उसके लिए आगे आएंगे। और मैं तो समझता नहीं कि ये कम हुआ है, ये आपका कहना है। हमने तो पिछले वर्ष भी 1,10,000 का टारगेट रखा था, और इस साल भी हम जो है 15-16 में 1,10,000 का टारगेट रख रहे हैं, जो कि बड़ी आसानी से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। ये तो आपने बात की यहाँ पर गांव की, लेकिन शहर के लोगों को किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं? और शहरों की अगर बात करें तो वहाँ पर पशुधन की भी कमी है, इसके साथ ही ज़मीन भी इतनी उपलब्ध नहीं होती जहाँ पर ये संयंत्र लगाए जाएं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिएगा, जहाँ तक जमीन का सवाल है, जमीन तो बायोगैस संयंत्र के लिए चाहिए, मगर गाँव के जहाँ तक शहर का आपने मुद्दा उठाया, तो शहर में हम इसको, शहर में पहले तो हमारे पास बायोगैस प्लांट में हम सिर्फ गोबर फीड कर देते जी, मगर अब हमने ऐसी तकनीकें भी प्राप्त कर ली हैं, उपलब्ध करा ली हैं, जिसमें हम जो है, जो घरों से निकलने वाला, किचन से निकलने वाला जो हमारा
अवशिष्ट है उसको भी हम उसमें डाल सकते हैं, और उसके अतिरिक्त घास फूस भी उसमें डाला जा सकता है। तो जो शहरों में डेयरी हैं, जो डेयरी संचालन लोग कर रहे हैं, 50 भैंसें भी होती हैं, कुछ गायें भी होती हैं, अगर हम उनको कहते हैं या वो लोग लगा रहे हैं, कहते नहीं है, बायोगैस पावर जनरेशन एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हमने अभी तक करीब 4.50 मेगावाट बिजली उत्पादन कर दी है बायोगैस पावर जनरेशन में। अगर हम पुणे की बात करें, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, वहां पर रेस्टोरेंट बहुत हैं और होटल्स बहुत हैं, वहां से एक मैनेजमेंट है, 11 प्रोजेक्ट हमने दिए थे बायोगैस पावर जनरेशन के, जिससे करीब 440 किलोवाट बिजली रोज बनती है। 440 किलोवाट से वहां की स्ट्रीट लाइट का बहुत सारा जो खर्चा है उससे हो जाता है, और उससे वो प्रति वर्ष जो है 2-3 लाख रुपए से भी ज्यादा की उनको बचत होती है। सिंह साहब, जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं प्रचार में कमी है, तो किस तरह से प्रचार प्रसार को आप तेजी से बढ़ा रहे हैं? मैं तो इस चीज को इतना जोर दे के नहीं कहा हूं और ना ही जोर दूंगा। प्रचार प्रसार के लिए तो हमारे कार्यक्रम और भी चल रहे हैं। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी है, वहां से काफी प्रोग्राम होते हैं, काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं, मगर जो गांव के जो लोग हैं उनको समझाने की जरूरत है, उनके पास बैठने की जरूरत है। पहले बायोगैस में थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम आई थी, उसके कंस्ट्रक्शन में समझ लीजिएगा, या अब जो हमारे पास मॉडल है वो रगड मॉडल है, जैसे दीनबंधु है वो बहुत रगड मॉडल है, वो फेल नहीं होता जल्दी से। जनता टाइप में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती, डाइजेस्टर वाल उसका गिर जाता था। KVIC का हमारे पास मॉडल है, और अब तो प्री फैब्रिकेटेड मॉडल भी आ गए हैं, जैसे और बहुत सारी कंपनियों ने जो उसके बने होते हैं, जिसकी पानी की टंकी होती है, तो वो भी काफ़ी अब जो है ना प्रचलित हो रहे हैं। उनकी लाइफ भी अच्छी होती है, 15 से 20 साल कहीं नहीं जाते। तो प्रचार प्रसार की कमी नहीं है। बात ये है कि गांव वालों को पहले डर था कि ये सक्सेसफुल नहीं होते, मगर सक्सेस रेट महाराष्ट्र में बहुत अच्छा था, 70 से 80% था। थोड़ा सा हमारे यूपी राज्य में थोड़ा कम रहा सक्सेस रेट, बाकी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा सक्सेस रेट था। टोटल ओवरऑल कहें तो 60 से 70% सक्सेस रेट रहा है। पूरी तरह से सारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, और उसमें हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, R&D प्रोजेक्ट्स देते हैं। बायोगैस में भी R&D प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फर्दर इंप्रूवमेंट आते हैं, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सोलर में अनिल जी बतलाएंगे, सोलर के भी R&D प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे लालटेन की ही बात थी, मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ यहाँ। लालटेन पहले CFL आती थी। जब हमने ऊर्जा ग्राम प्रोग्राम 1986 में स्टार्ट किया था, तो वहां पर हम ऊर्जा ग्राम में सोलर लैंटर्न भी देते थे, सोलर लाइट भी देते थे, बायोगैस प्लांट भी देते थे, और सोलर कलर टेलीविजन भी देते थे। उस समय CFL आती थी, 7 वाट की CFL की लालटेन होती थी, 7 AH की बैटरी होती थी उसमें, क्योंकि कुछ ही कंपनियों ने बनाया, एक हैदराबाद की कंपनी ने बनाया, तो उस पे उस समय हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पूरी टेक्निकल नो हाउ नहीं थी, और हमारे पास OM की कमी थी, उसकी ऑपरेशन रिपेयर मेंटेनेंस की कमी थी। मगर आज उसको हमने इंप्रूव करके LED में ले आए हैं, तो वो काफी मतलब अब इंप्रूव हो गया। थोड़ा बहुत दिक्कत आती हैं LED लैंटर्न में भी है, जैसे उसका जो है ना हमारा जो स्विच सॉकेट में प्रॉब्लम आ जाती है, कनेक्टर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें गांव में, हर गांव में जहां भी हमारे सोलर लैंटर्न चार्जिंग स्टेशन भी हमने लगाए हैं, करीब 3000 लग चुके हैं। 1000 के लिए मदद हमारे मंत्रालय ने भी दी है, 20-20 हज़ार रुपये पर सोलर चार्जिंग स्टेशन दिया है। 50 से 100 परिवारों को सोलर लैंटर्न रोज मिल जाती है, और 3 या 4 रुपए का उनको पेमेंट करना होता है, एक जगह पे लगा दिया जाता है। जो जिसके यहाँ लगा होता है उसको काफ़ी आमदनी भी होती है, 5 से 6 हज़ार रुपये उसको बच जाते हैं, छोटी मोटी तनख्वाह हो जाती है, घर के खर्च चल जाते हैं। तो अब वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उस चीज़ को अनिल जी भी देख रहे हैं। इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी सेंटर खोले हैं, जहां पर अब अच्छी लैंटर्न आ गई है। बहुत सारी 20-30 कंपनी है, सोलर कंपनी, जो सोलर लैंटर्न बना रही है, और उनके ड्यूरेशन भी अच्छे हैं। उनका जो बैटरी का डिस्चार्ज है वो भी ठीक हो गया। पहले ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती थी तो वो फिर अगले दिन जलती नहीं थी, क्योंकि चार्ज नहीं हो पाती थी। बिल्कुल। अनिल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर सिंह साहब ने बहुत सारी जानकारी हमें दे ही दी है सोलर लालटेन को लेकर, लेकिन सोलर लालटेन जो है वो कहाँ से उपलब्ध होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये सब भी दर्शकों को बताएं। लगभग 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर हैं जो हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे दिए हुए हैं। सभी के ऑल ओवर इंडिया रिटेल आउटलेट हैं, तो सभी अक्षय ऊर्जा शॉप भी हमने चलाई हुई है जहाँ पे ये लालटेन अवेलेबल रहती है। तो हम कहीं से भी मैन्युफैक्चरर, टाटा BP सोलर, विक्रम सोलर प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। जी, लेकिन अगर बात की जाए तो सोलर लालटेन जब शुरू में आया था तो सामान्य था, क्या इसकी संरचना में भी कोई बदलाव हुआ है? जी बिल्कुल, जैसे हमारे सीनियर डायरेक्टर ने बताया कि शुरू में जो लालटेन था पहले CFL था जी, तो उसकी जो ड्यूरेशन थी 4 घंटे या 5 घंटे चलती थी। लेकिन LED आने के बाद इसमें बहुत बदलाव आया, क्योंकि LED लाइट जो है कंपैरेटिवली बहुत कम लोड पर ही लाइट दे सकती है।
तो हमारी जो बैटरी और अदर जो बैकअप है वो हमारा उतना ही रहा, लेकिन एलईडी आने से उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। जी। तो पहले जो 4 घंटे में चलता था सिस्टम, अब वो 10 या 12 घंटे में चलता है। तो एलईडी आने के बाद हमारा काफ़ी बड़ा बदलाव आया, और इसके लिए हमने अलग से एक लेबोरेटरी भी खोली हुई है। टेरी यूनिवर्सिटी को हमने R&D प्रोजेक्ट दिया, जिसमें डिफरेंट लालटेन को कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि कौन सी बेस्ट है, कौन सी में क्या परफॉर्मेंस है। तो हमने उसकी लेबोरेटरी भी डेवलप की हुई है। ये तो सिंह साहब यहाँ पर बात हुई सोलर लालटेन को लेकर, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बिना बिजली के इस्तेमाल की जा सकती हैं? हाँ, अभी फिलहाल में क्योंकि सारी कंपनियां, सोलर कंपनियां हिंदुस्तान में बहुत हैं। अभी आरई इन्वेस्ट हुआ था, उसमें बहुत सारी कंपनियां विदेशी भी आई थी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया था। वो अब पिछले फरवरी माह में वो हुआ था कार्यक्रम। तो उसमें बेसिकली बहुत सारी कंपनियों का हमने देखा, तो उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने डीसी सिस्टम अभी इजाद किया है। सोलर लैंटर्न जो है केवल हमारा लाइट जो है ना, घर में लाइट की ही उसको आवश्यकता को पूर्ति करती है, मगर गांव में तो अब लोग चाहते हैं पंखा भी हो, टीवी भी देख पाए। तो उसके लिए फिर जो है ना सोलर कंपनियों ने जो है ना उस पर काम करना शुरू किया, और अब इस तरह के सिस्टम भी आ गए हैं मार्केट में जो बड़े इजीली अवेलेबल है, चाहे उसमें सुकैम है या अन्य है, तपन सोलर है, मोजरवेयर है, सभी ने डेवलप कर लिया है। जिससे जैसे मान लीजिएगा एक हम छोटे उसकी बात करते हैं परिवार की, जो कि 30,000 रुपये या 25-30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकता है, उसमें हम उसको 120 वाट का डीसी जो सिस्टम है वो देंगे, और उस डीसी सिस्टम में हम 3 लाइटें, 3 वाट का एलईडी, 2 और 1 5 वाट का एलईडी, और उसके साथ हम 25 वाट का एक फैन देंगे। टोटल हमारा जो हो जाता है वो 36 वाट का हो जाता है। 120 वाट का डीसी सिस्टम है। उस डीसी सिस्टम के साथ 120 AH की बैटरी है, तो वो करीब उन दोनों लाइटों को, उसमें जो ऑटोनॉमी है करीब 20 घंटे तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज अगर हम 8 घंटे 3 घंटे अगर मतलब 3 दिन तक अगर सूरज ना निकले तो हम उसको 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई 35,000 रुपये भी खर्च कर सकता है तो उसमें 150 AH की बैटरी लगानी होगी, 150 वाट का मॉड्यूल लगाना होगा, और हमें जो है जो डीसी फैन है वही अपना 25 वाट का रहेगा, और उसी तरह से हमारी जो हमने लाइटें बताई है एलईडी वो भी उतनी ही रहेंगी, और उसमें हमें कम से कम जो ना 38 घंटे तक का बैकअप मिल जाएगा। तो कीमत कुछ भी नहीं। अगर गांव के लोगों को करीब 38-40 घंटे भी चाहिए बिजली और 3 दिन तक सूरज नहीं निकलता, तो वो 3 दिन 8-8, 10-10 घंटे रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, और कीमत भी कोई खास ज्यादा नहीं है। रगड़ सिस्टम है, हमने खूब देखे हैं, गांव में लग रहे हैं, गांव में लगा रहे हैं ये लोग, तो उस पर स्विच ओवर कर सकते हैं। जहां तक एलईडी टीवी, अब हम सोचा कि अब एलईडी टीवी भी देना है तो हमें थोड़ा पैनल की वाटेज बढ़ानी पड़ेगी, उसको 150 को 300 वाट का करना पड़ेगा। बैटरी की भी थोड़ी सी हमें कैपेसिटी बढ़ानी होगी, 120 AH की हम 2 बैटरी दे देंगे, तो फिर हम उससे 4-5 घंटे रोज टीवी भी देख सकते हैं, छोटा एलईडी टीवी जो हमने डेवलप कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि अगर लाइट भी नहीं हो उसके बाद भी ये सारी जो तकनीकी चीज़ें हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे आखिरी सवाल और करना चाहूँगी, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है स्पेशल एरिया प्रोग्राम मंत्रालय द्वारा, ये क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएं। ये कार्यक्रम बहुत पुराना कार्यक्रम है। मंत्रालय ने 1994-95 में ये कार्यक्रम शुरू किया था जी, और उस समय इस कार्यक्रम में मैंने ही शुरुआत कराई थी। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ हम डिस्ट्रिक्ट लेवल एनर्जी पार्क देते थे, उसमें उनका डेमोन्स्ट्रेशन होता था। जैसे हमने कुछ सोलर लाइट दे दी, सोलर स्ट्रीट लाइट दे दी, कुछ सोलर लैंप दे दिए, कुछ टेलीविजन दे दिया, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम दे दिया। उसी तरह से फिर हमने जो है ना उसके बाद में कुछ स्पेशल एरियाज जो है ना आइडेंटिफाई किए, उनमें हमने स्पेशल प्रोजेक्ट कुछ किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट के सिस्टम लगा दिए। इस तरह से करते करते जब हम चले तो ये करीब 300 डिस्ट्रिक्ट लेवल पार्क और करीब 20-22 स्टेट लेवल पार्क। स्टेट लेवल पार्क ये होता है कि वहाँ उसमें हमने बहुत सारे सिस्टम, जैसे सोलर क्विज होता है, सोलर सिस्टम होता है, सोलर एनर्जी स्लिप होता है, सोलर रोलर होता है, सोलर ड्रम होता है, सब चीज़ें उसमें होती हैं, जिसमें बच्चे जाके उसमें टिकट भी लगता है, 5 रुपए 10 रुपए का टिकट होता है, उससे वो सेल्फ सस्टेनेबल होता था। अब बाद में उस कार्यक्रम को जब देखा कि वो कार्यक्रम जब 10 साल चल गया, उसके बाद में 2009-10 में हमने एक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम डेवलप किया, जिसको हमने जो जितने भी हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज हैं या राजभवन है हमारे देश में या राष्ट्रपति भवन है,
और संसद भवन है, सब जगह वो हमने जो 1 करोड़ का एक ग्रांट दिया, जिसमें उसकी जो पार्शियल नीड है जो बच जाती है उसको पूरा करता है। और क्योंकि वहाँ 10-10 लाख तक लोग आते हैं, जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट हुआ, वहाँ भी हम प्रोजेक्ट दिए हैं। उससे क्या होता है कि उनकी बिजली का खपत पूरी हो जाती है, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, उस तरह के हम देते हैं। अभी तक हम 128 एसएडीपी प्रोजेक्ट्स दे चुके हैं हिंदुस्तान में, जिसमें से 22 राजभवन कवर हो चुके हैं। और उन राजभवनों में ये हमारे जो प्रोजेक्ट है अच्छे चल रहे हैं। उसमें पावर प्लांट है, 20 किलोवाट का भी है, 10 का भी है, सोलर वाटर हीटर है। और इसी तरह से हमारे जो 29 स्टेट लेवल पार्क थे उसमें से भी करीब 25 पूरे हो चुके हैं, और 128 में से 100 हमारे एसएडीपी प्रोजेक्ट भी पूरे हो चुके हैं। बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य है प्रचार प्रसार। फिर अगेन वही बात आती है, क्योंकि यहाँ हर जगह जितने भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं सब लोग आते जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं सब लोग आते जाते हैं, तो उनको उससे अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस का प्रोग्राम है और उसको लोगों को जागृत करना है। जैसा मैंने शुरू में कहा था ना कि अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस के लिए मंत्रालय ने 2-2, 3-3 कार्यक्रम चलाए हुए हैं। INPA भी करता है हमारा इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी, और स्पेशल एरिया डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में भी होता है। हमारी जो ऑडियंस है वो भी आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहती है, वो भी जागरूक होना चाहते हैं, इसीलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अक्षय ऊर्जा को अपनाएं, देश को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का बेहद खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। और आज हम बात कर रहे हैं बायोगैस को लेकर, हम बात कर रहे हैं सोलर लालटेन को लेकर। और अब बारी ऑडियंस की, करिए अपना सवाल। सर, सोलर लैंटर्न की शुरुआत कब हुई थी और इसकी बैटरी लाइफ कितनी है? सोलर लैंटर्न जब हमारा ऊर्जा ग्राम प्रोग्राम की संरचना हो रही थी 1985-86 में, तो उसमें हमने ये प्रमोट करना शुरू किया था। और ये काफ़ी बड़ी लालटेन होती थी, इस साइज में लालटेन होती थी। इसमें 7 वाट का CFL होता था, और इसमें बैटरी 12 वोल्ट 7.2 AH की होती थी। और इसका बेसिकली जो कॉस्ट था वो भी बहुत ज़्यादा था। उस समय 5,500 रुपीज़ इसका कॉस्ट होता था उस समय जब शुरुआत में ये आई थी। ये शुरू में क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई। धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशंस आए। और जहाँ तक आपने बैटरी की लाइफ का सवाल पूछा है, अगर इसको ढंग से इस्तेमाल किया जाए, पूरा चार्ज किया जाए, 10 वाट का मॉड्यूल इसके साथ लगाया जाता है, तो 4 से 5 घंटे हम इसको इस्तेमाल करें। और इसका जो है ना, बैटरी को हम डिस्चार्ज सिर्फ 60% करें, 40% हमें बैटरी छोड़नी होगी, तो ये 500 साइकिल तक दे देती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह की हेल्प करती है? अभी तक जो 2 मॉडल हम कर रहे हैं ना, 1 घन मीटर का और 2 घन मीटर का, यही 2 मॉडल हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि और जो मॉडल हैं 4 क्यूबिक मीटर का वो थोड़े बड़े होते हैं, और आजकल लोगों के पास उतना पशुधन भी नहीं है। जो 1 घन मीटर का जो हमारा संयंत्र है, उस पर करीब करीब जो लागत आती है वो 20,000 रुपये आती है, जिसमें से जो सरकारी जो अनुदान है वो 5,000 रुपये का होता है। इसके अतिरिक्त इसमें 1,500 रुपया, 1,500 रुपया जो टर्नकी वर्कर होता है उसको दिया जाता है बनाने के लिए। ये तो 1 घन मीटर की लागत और उसका बात हुआ। 2 घन मीटर का जो संयंत्र है उस पर करीब खर्चा 32,000 का आता है, चाहे वो KVIC हो या दीनबंधु हो। दीनबंधु पे स्लाइटली कम होता है, बट KVIC पे 32,000 का खर्चा आता है। और उसमें जो सब्सिडी सरकार देती है वो करीब 9,000 रुपये सब्सिडी देती है। और टर्नकी जो वर्कर है जो बनाता है उसको करीब वही 1,500 रुपये की एक राशि दी जाती है बनाने की। सिंह साहब, अनिल जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने दर्शकों को दी, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों, अभी आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आपने कितना सीखा ये तो तभी पता चल पाएगा जब आप एक आसान से सवाल का दे पाएंगे जवाब। वो पूछेंगे हम आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
शर्मा जी का ये परिवार पड़ती बिजली के बिल की मार, ठंडे पानी से नहाकर हो जाता बीमार। पर सोलर हीटर जब से आया, गर्म पानी से नहाया, बिजली बिल घटाकर खुशियों का सीजन आया। है पूरी तरह सुरक्षित, ना पड़ता जेब पे भारी, सोलर हीटर लगवा कर शर्मा जी ने की होशियारी। सोलर वाटर हीटर का प्रयोग आवासीय, होटलों, अस्पतालों और उद्योगों में तेजी से बढ़ा है। आज ही इसे लगाएं और ढेरों फायदे पाएं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। और जल्दी से नोट कर लीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, सोलर लालटेन की शुरुआत कब हुई थी? आप अपना जवाब हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। भाई कंप्यूटर क्रांति का जमाना है। अगर आप करना चाहते हैं हमसे तालमेल तो करिए हमें ईमेल। हमारी ईमेल आईडी है akshayurja.ddk@gmail.com। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में फिलहाल इतना ही। जाते हैं इसी वादे के साथ कि अगले शनिवार सुबह 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।